हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की महामैराथन क्लास के बारे में। इस वीडियो में हमने 100 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एमसीक्यूज लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी टेट 2026 जो कि जुलाई में आयोजित किया जाएगा और सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज लिए हैं, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। अंतिम प्रहार है यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए 1980, बी 1986, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1995। 1980 में वन संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया और 1992 में ही प्रोजेक्ट 1992 में ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ही हुआ था। इसे रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो अर्थ समिट भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है। इसका आयोजन 1992 में किया गया था रियो में। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में हुई थी। 1995 की बात करें, 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में सही आंसर ऑप्शन बी। बात करें व्याख्या की। व्याख्या, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है। भोपाल गैस त्रासदी यह भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसीलिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986 आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स it is to protect and improve the environment। मिड डे मील योजना 1995। 1995 भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य बनाया गया? Why which amendment was environmental protection made a fundamental duty in the Indian Constitution? 42वां संविधान संशोधन यह 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन यह वर्ष 2002 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन यह 1985 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया था। ऐतिहासिक संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह संशोधन किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 51A किस क्लॉज जी में जोड़कर वनों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य बताया गया था। This historic amendment was made in the year 1976 on the recommendation of the Swarn Singh Samiti
committee under this Article 51A की clause G was added to make it a duty of citizen to protect forest, lakes and wildlife. नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, बी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, सी मध्यमंडल मीजोस्फीयर, ऑप्शन डी महामंडल या एक्सोस्फीयर। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरी परत है समताप मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी, कोहरा इसी परत में यह क्रियाएं संपन्न होती हैं। चलिए इमेज के आधार पर देखते हैं। यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर पहली परत है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। यह 0 से 12 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विमान उड़ते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है और गर्म वायु के गुब्बारे भी इसी मंडल में उड़ते हैं। दूसरी परत है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। यह 13 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसमें इसी परत में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने में रोकने में सहायता करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन परत करती है जो कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तीसरी है मध्यमंडल मीजोस्फीयर। यह 51 से 80 किलोमीटर तक विस्तृत होती है। इसमें उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। नेक्स्ट है तापमंडल थर्मोस्फीयर। 81 से 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसमें उपग्रह घूमते रहते हैं। इसी में कार्बन रेखा होती है। यहाँ से अंतरिक्ष का प्रारंभ हो जाता है कार्बन लाइन के ऊपर से। अंत में वह मंडल एक्सोस्फीयर 800 से 1000 किलोमीटर के मध्य में विस्तृत होती है। इसमें परत में अंतरिक्ष यान इस मंडल में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? When was the Wildlife Protection Act implemented in India? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सही आंसर है ऑप्शन ए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, भारत में लागू किया गया था। 1973 की बात करें, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत अवैध शिकार और व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented it in the year 1972 for the protection of wild animals and plants. Under this, strict restrictions have been imposed on illegal poaching and trade. नेक्स्ट है पर्यावरण में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? By whom was the 10% law of energy transfer in the environmental given? ऑप्शन ए ओडम, बी लिंडमैन, सी गोल्डमैन या ऑप्शन डी बेकमैन। बात करें ऑप्शन ए ओडम। ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी लिंडमैन। लिंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन ने वर्ष 1942 में इस प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यदि किसी जीव ने मान लो
कोई भोजन ग्रहण किया, उसमें 100% ऊर्जा है। जब वह दूसरे दूसरे जीव जब उसे खाएगा तो उसमें 10% ही पहुंचेगी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता या नमी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अन्य उपकरण। हाइग्रोमीटर हवा में नमी मापता है। बैरोमीटर वायुमंडल में ताप मापता है। हाइग्रोमीटर नमी मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, एयर प्रेशर। हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थों का घनत्व डेंसिटी मापता है। और एनेमोमीटर हवा की गति विंड स्पीड मापता है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता और नेता कौन थे? हु वाज द पायनियर लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बहुगुणा या ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता और नेता थे। इसी चिपको मूवमेंट से संबंधित थे चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ने ही गोपेश्वर में गोपेश्वर में ग्राम स्वराज गोपेश्वर में दसौली ग्राम साम्राज्य दसौली ग्राम स्वराज सभा की स्थापना की थी। कुपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज सभा की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। बात करते हैं व्याख्या। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने ग्रामीणों को पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू प्रिवेंट ट्री लॉगिंग। सुंदरलाल बहुगुणा इंस्पायर्ड विलेजर्स टू हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is International Ozone Day celebrated every year? ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 21 जून, सी 29 जुलाई या ऑप्शन डी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर टू स्प्रेड awareness about the protection of the ozone layer. On this day in 1987, the Montreal Protocol was signed to save the ozone layer. अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है बिहू, भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। राजस्थान का घूमर है। असम का बिहू है। और उत्तर प्रदेश का कजरी है। कजरी, रासलीला। सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करें असम की। असम, असम में काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क और साथ ही दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क आदि असम में स्थित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य और त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत कौन सी है? विच इज द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? ऑप्शन ए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, बी ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर, सी आयन मंडल, आयनोस्फियर या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे पहली परत है जो पृथ्वी की सतह के पास है। सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, कोहरा और वर्षा इसी परत में होती है। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर which is close to the earth surface. All type of weather phenomena like cloud, fog and rainfall occur in this layer. वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है। दूसरी परत। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है जो कि दूसरी परत है। पहली परत है ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। द ओजोन लेयर इज मेनली लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15 to 35 kilometers. This layer absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun. नेक्स्ट है संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? By whom is the रेड डाटा बुक related to endangered species published? रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है जो कि संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी की जाती है? एक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी UNEP या ऑप्शन डी यूनेस्को। बात करें यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस। यूएनईपी का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बात करें WWF की वर्ल्ड वाइल्ड फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में, और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन बी IUCN। संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN क्या है? IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। यह संस्था दुनिया भर के विलुप्त प्राय पौधों और जीवों की सूची इस किताब में जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। द फुल नेम ऑफ IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दिस organization published the list of endangered plants and animals worldwide in the book. नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? When is World Environment Day celebrated internationally? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 22 मई या ऑप्शन डी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में केवल एक पृथ्वी की नारी के साथ मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाना है। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे was celebrated in the year 1974 with the slogan only one earth. Its purpose is to make people aware and active towards the environment. नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द ओनली नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी नवाबगंज पक्षी विहार या ऑप्शन डी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नवाबगंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है। उन्नाव में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह पीलीभीत जिले में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क is located in the Lakhimpur Kheri districts of Uttar Pradesh. This national park is especially famous for the conservation of tiger and swamp deer. नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को
चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? द फेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred due to the leakage of which gas? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, 1984 में। दर्दनाक घटना यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इस कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसो या मिक गैस, इसे मिक गैस भी कहा जाता है, इसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दिस पेनफुल इंसिडेंट हैपेंड ऑन 23 December 1984 at the Union Carbide factory in Bhopal. Poisonous methyl isocyanate मिक गैस लीक्ड फ्रॉम दिस फैक्ट्री। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। 1981 में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह यूपीटेट के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वर्ष 1986 में आए थे। 1981 में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में वर्ष 1973 में हुई थी। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बात करें विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम? ऑप्शन ए एटीपी, बी सूर्य का प्रकाश सनलाइट, सी डीएनए या ऑप्शन डी आरएनए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी हरे पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा ही पूरी खाद्य श्रृंखला में आगे प्रवाहित होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ यूज सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड। द एनर्जी ऑफ द सन फ्लो फर्दर इनटू द एंटायर फूड चेन। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? विच प्लांट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली बायोडीजल? ऑप्शन ए कपास, बी जट्रोफा या रतनजोत, सी गन्ना शुगर कैन, बांस बंबू। सही आंसर है ऑप्शन बी जट्रोफा या रतनजोत। यह बायोडीजल पर्यावरण के अनुकूल बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जट्रोफा का। जट्रोफा पौधे के बीजों से जो तेल निकलता है उसे बायोडीजल बनाया जाता है। यह पारंपरिक डीजल के मुकाबले बहुत कम वायु प्रदूषण फैलाता है। बायोडीजल इज मेड फ्रॉम द ऑयल extracted from the seeds of the jatropha plant. It spreads very less air pollution compared to conventional diesel. नेक्स्ट है मिनी माता रोग
पानी में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? मिनामाता डिसीज इज caused by water pollution of which metal? ऑप्शन ए कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी पारा या मरकरी, डी लेड। कैडमियम रोग या इटाई इटाई, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। और ऑप्शन सी पारा मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग यह बीमारी सबसे पहले जापान की मिनीमाता खाड़ी में प्रदूषित मछलियां खाने से फैली थी। पानी में पारा मरकरी की अधिकता के कारण इंसानों ने के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। दिस डिसीज फर्स्ट स्प्रेड इन जापान मिनीमाता वे बाई ईटिंग पोल्यूटेड फिश, हाई अमाउंट ऑफ मरकरी इन वाटर डैमेजेज फॉर नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? Which of the following is considered the best natural indicator of air pollution? ऑप्शन ए लाइकेन, बी शैवाल एल्गी, सी कवक फंगी, डी गुलाब रोज। सही आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों में सूख जाते हैं। Lichen are an example of symbiotic relationship between fungi and algae. They are very sensitive to sulfur dioxide gas in the air and dry up in polluted areas. नेक्स्ट है, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1973 में भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1985 की बात करें, 1985 में भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1992 में हुई थी। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में घटती हुई बाघों की आबादी को बढ़ाना और बचाना है। यह भी आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। इसकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय है तत्कालीन उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित था। यूपी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में नया राज्य बना था। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? विच रिवर ऑफ द उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल डेजर्ट ड्यू टू हैवी पॉल्यूशन? अत्यधिक प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। इसे अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों व रासायनिक कचरा इस नदी में सीधे गिराया जाता है। ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण इस नदी में जलीय जीव और मछलियां जीवित नहीं रह पाते हैं। Chemical waste from industries of western Uttar Pradesh is dumped directly into this river due to a severe lack of oxygen. Aquatic organisms and fish cannot survive in this river. नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3R 3R का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण,
रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकंस्ट्रक्ट। ऑप्शन बी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनः संरचना, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रिफ्रेम, रीयूज। ऑप्शन डी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, रीयूज, रिफ्रेम, रिकंस्ट्रक्ट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। 3R का अर्थ है पर्यावरण में। कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R का नियम है रिड्यूस कम उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण, रीयूज पुनः उपयोग। इसी से संबंधित एक टर्म है 5R 5R, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 5R। पर्यावरण विज्ञान और अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट में 5R एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें कचरा कम करने और पर्यावरण को साफ करने का तरीका सिखाता है। जिनमें से पहला है, फर्स्ट आर का अर्थ है रिफ्यूज, मना करना है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से इनकार करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा है रिड्यूस, कम करना। संसाधनों और उन वस्तुओं की खपत को कम करें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है। तीसरा है रीयूज, पुनः उपयोग। एक ही वस्तु को फेंकने के बजाय बार बार और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करें। चौथा है रिपर्पज या रिपेयर, पुनः प्रयोजन या मरम्मत। खराब हो चुकी चीजों को ठीक करके या उनका मकसद बदलकर, जैसे पुरानी बोतलों को गमला बनाना, उपयोग में लाएं। अंत में रिसाइकल, पुनर्चक्रण। इस्तेमाल किए गए कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच और धातु को प्रोसेस करके नई उपयोगी चीजें बनाएं। यह 5R का अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन, N2, जलवाष्प, वाटर वेपर। सही आंसर है ऑप्शन सी। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वातावरण में इसकी मात्रा 78% है, 78%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और जलवाष्प, वाटर वेपर, यह ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक 78% मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, बी MS स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बोगड़ा या ऑप्शन डी बाबा आमटे। मेधा पाटकर की बात करें, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटकर। इन्हें सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए 1992 में 1992 में 1992 में पर्यावरण में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेधा पाटकर को 1992 में। MS स्वामीनाथन की बात करें, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को भारत में। हरित क्रांति का जनक सुंदरलाल बोगड़ा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बोगड़ा थे। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के 1973 में उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में आता था उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड वर्ष 2000 में भारत से अलग होकर नया राज्य बना था। वर्ष 2000 में चमोली जिले से वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था, जिसके मुख्य नेता सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटकर, मेधा बाबा आमटे भी थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी।
बाबा आमटे और मेधा पाटकर। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन ए एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, बी द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल, सी बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल या सी डी चक्रीय साइक्लिक। से आंसर है ऑप्शन ए। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा उत्पादक पौधे से उपभोक्ताओं शाकाहारी मांसाहारी की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है, यह वापस उल्टी दिशा में नहीं आ सकती। नेक्स्ट है लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? से आंसर है ऑप्शन सी फूल। लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। लौंग और केसर। लौंग सूखे हुए फूल की कली फ्लावर बड होती है और केसर फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, बी कछुआ, सी घड़ियाल या ऑप्शन डी खारे पानी का मगरमच्छ। सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? ऑप्शन ए बेरीबेरी, बी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग। बेरी बेरी की बात करें, यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से होता है। उसका रासायनिक नाम थायमीन है। थायमीन। रतौंधी की बात करें, रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से। और रिकेट्स रोग है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। आंवला और खट्टे फल इसके बेहतरीन स्रोत हैं, विटामिन सी के स्रोत। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के मन को भ्रमित करना, बी छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन विकसित करना, सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या डी छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना। पर्यावरण अध्ययन में की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सही आंसर है ऑप्शन बी छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन विकसित करना, न कि छात्रों के मन को भ्रमित करना और न कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और न ही छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना। ईवीएस में पहेलियां और कहानियां शामिल करने से बच्चों में सोचने, समझने और तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन या ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण है दूध से दही बनने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होती है। इस प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन गैस का। पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिसे क्लोरीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक
किसके बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए लाल रंग के पौधों के बारे में, बी केवल विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में, सी संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में, डी जीवाश्मों के बारे में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में रेड डाटा बुक जारी की जाती है। रेड डाटा बुक में ऐसी प्रजातियों को वर्णित किया जाता है जो कि संकटग्रस्त हैं या विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त की कगार पर है। सही आंसर ऑप्शन सी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी रेड डाटा बुक में दुनिया भर के संकटग्रस्त और पौधों और पशुओं की सूची तैयार की जाती है, जिसमें ऐसे पशुओं और पौधों को नाम दर्ज किए जाते हैं जो कि विलुप्त के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स लीव्स इट्स नेस्ट स्पेसिफिकली बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स और अ हेना हेज? ऑप्शन ए फाख्ता, डब, बी शकरखुरा सनबर्ड, सी कलचड़ी इंडियन रॉबिन या डी कौआ क्रू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। बात करें शकरखुरा की, शकरखुरा सनबर्ड की। सनबर्ड है किसी किसी पेड़ या पेड़ या झाड़ी की शाखा के नीचे, किसी पेड़ या झाड़ी की शाखा के नीचे नीचे की ओर लटकता हुआ, शाखा या झाड़ी की ओर नीचे की ओर लटकता हुआ, नीचे की ओर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। बात करें कलचड़ी की, इंडियन रॉबिन की, ये पेड़ों या झाड़ियों पेड़ों या झाड़ियों पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियों को पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियों को अपनी चोंच से सिलकर अपनी चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है। कौआ, कौआ है पेड़ की पेड़ की सबसे ऊंची डाल, पेड़ की सबसे ऊंची डाल या सबसे ऊपरी हिस्से पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊपरी हिस्से पर घोंसला बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता पक्षी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है ताकि उसके बच्चे शिकारियों से सुरक्षित रह सकें। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पशु की बात करें बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है और राजकीय पुष्प पलाश है उत्तर प्रदेश का। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का गुण है। ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित होना, बी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सी चयनात्मकता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समस्या समाधान विधि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, रचनात्मक समाधान ढूंढने और व्यवहारिक रूप से सीखने में मदद करती है, इसलिए यह सभी गुणों से युक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स हेल्प्स इन रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स?
सही आंसर है ऑप्शन सी। एथिलीन हार्मोन यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह पादप हार्मोन है। इसके अतिरिक्त जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन ये भी सभी पादप हार्मोन्स हैं। पादप हार्मोन ये सभी पादप हार्मोन के उदाहरण हैं। बात करें जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन यह पौधों में लंबाई लंबाई बढ़ाने पौधों में लंबाई बढ़ाने, बीज अंकुरण, फूल आने और फलों के विकास में सहायक होता है। फलों का विकास करने में सहायक होता है। बात करें ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन ये मुख्य रूप से पौधों के तनों पौधों के तनों पौधे के तने और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। पौधे के तने और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। बात करें साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन या साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन या साइटोकाइनेसिस और नई वृद्धि नई वृद्धि को नियंत्रित करता है। नई वृद्धि को नियंत्रित करता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो पौधों में फलों को प्राकृतिक रूप से पकड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ईपी ओडम की बात करें, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ईपी ओडम को वर्ष 1935 में एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द दिया था। इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले ने दिया 1935 में और इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो यार्लिंग सांगपो कहलाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO हवा में मौजूद नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन जड़ से मिटाना। भारत सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश को पोलियो मुक्त बनाना है, संपूर्ण उन्मूलन है। 1995 में ही मिड डे मील योजना की भी शुरुआत हुई थी 1995 में। सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। सोलर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
सौर सेल फोटोवोल्टिक सेल्स सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित एब्जॉर्ब की जाती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित ऑब्जॉर्ब किया जाता है पौधों के द्वारा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन O2 गैस बाहर निकालते हैं, जो कि मानव जीवन के लिए सर्वोपरि है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में लोकटक झील लोकटक लेक स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ स्थित है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवल लामजाओ। नेक्स्ट है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सर्टिफाइड नेचुरल गैस, क्लीन नेशनल गैस। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम रखी गई है, जिनमें से एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। इनमें से पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी है यात्रा और छठी थीम है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। नेक्स्ट है बोचाहा गांव जो कि बिहार में है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए बिहार और अन्य राज्यों में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। अंतिम प्रश्न है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी थर्मोमीटर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है और बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है और हाइड्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूध का घनत्व और उसकी शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए आपको बताना है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। पहला प्रश्न है एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय अ न्यूक्लियर फैमिली? ऑप्शन ए वर्ष 1950 के बाद बने परिवार, फैमिलीज फॉर्म्ड आफ्टर 1950। ऑप्शन बी परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों, फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड दियर अनमैरिड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हों, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। या ऑप्शन डी केवल पति पत्नी, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, एकल परिवार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल परिवार ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि सब एक साथ मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया या रक्ताल्पता रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है?
एनीमिया इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। से आंसर है ऑप्शन बी आयरन या लोहा। शरीर में लोहे आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग होता है। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और गुड़ इसके उपचार के लिए अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल फ्रेश वाटर है जो उपयोग के लिए योग्य है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल वाटर रिसोर्स इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर? से आंसर है ऑप्शन सी 2.7%, लगभग 3%। पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में खारे पानी के रूप में विद्यमान है। केवल 2.7 से 3% जल ही मीठा पानी फ्रेश वाटर है, जिसका अधिकांश भाग ग्लेशियरों में जमा है। नेक्स्ट है, असम के क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण अपने घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? इन असम, विलेजर्स बिल्ड हाउस 10 to 12 feet above the ground on bamboo pillars primarily because of। ऑप्शन ए भारी वर्षा और बाढ़, हेवी रेन एंड फ्लड्स। ऑप्शन बी भूकंप, अर्थक्वेक्स। ऑप्शन सी जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। या ऑप्शन डी अत्यधिक ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड। से आंसर है ऑप्शन ए भारी बारिश और बाढ़ के कारण असम में लोग ग्रामीण अपने घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। असम में अत्यधिक बारिश होती है, जिसमें अक्सर बाढ़ आती है। पानी घरों में ना घुसे, इसलिए बांस के मजबूत खंभों पर ऊंचे घर बनाते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनोसोरस के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इन ग्लोबली फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग द वन हॉर्न राइनोसोरस? ऑप्शन ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। या ऑप्शन डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश यूपी में है। सही आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती बल्कि अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल बट empties into the Arabian Sea? नर्मदा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कृष्ण? सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी यह बंगाल खाड़ी में गिरती है। गोदावरी यह भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। और कृष्ण नदी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो ब्रज घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी जॉर्डन बुक का निर्माण करती हैं। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है कि जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं यह एस्चुरी जॉर्डन बुक का निर्माण करती हैं और जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां यह डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड इट्स सोल? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सी संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। से आंसर है ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को इसकी आत्मा कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? By which constitutional amendment act was the पंचायती राज
सिस्टम गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सही आंसर है ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन यह 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन यह 2002 में हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। नेक्स्ट है राज्यसभा अपर हाउस का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है, आर्टिकल 64 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके सघन वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग स्टोरीज एंड पोएम इन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल? सही आंसर है ऑप्शन ए। विषय को सीखने के लिए रुचिकर और कल्पनाशील बनाना, टू मेक लर्निंग कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव। कहानियों और कविताओं के माध्यम से बच्चे अमूर्त अवधारणा को आसानी से समझ पाते हैं, उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती है और वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी करके सीखना और खोजना, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सप्लोरेशन। एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है, जहां बच्चे रटने के बजाय गतिविधियां, एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप और प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करती है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 में हुई थी। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के मिलन स्थल पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत रिन्यूएबल सोर्स अपरंपरागत स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सही आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल हैं क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्केल माउंट एवरेस्ट? सही आंसर है ऑप्शन बी संतोष यादव। बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचा था। संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी है। कड़म मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती को पर्यावरण की दृष्टि से क्या माना जाता है? स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर को पूर्वोत्तर राज्यों में क्या माना जाता है पर्यावरण की दृष्टि से?
सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम की खेती काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसमें जंगल के एक टुकड़े को साफ करके जला दिया जाता है और कुछ साल खेती करने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अपनी उर्वरता वापस पा सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए, कवक, फंगी, बी, जीवाणु, बैक्टीरिया, सी, मृदा या मिट्टी, सॉइल, या ऑप्शन डी, पौधे, प्लांट्स। अजैविक घटक, सही आंसर है ऑप्शन सी, मृदा या मिट्टी, सॉइल। मिट्टी एक अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे, जंतु और कवक। अजैविक अबायोटिक की बात करें तो ऐसे घटक जो निर्जीव होते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, तापमान और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन ए, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, बी, पश्चिमी घाट या शांत घाटी, वेस्टर्न घाट्स या साइलेंट वैली, ऑप्शन सी, थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, या ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट या शांत घाटी में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट में, भारत के पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को वैश्विक जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। वैश्विक जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत के पश्चिमी घाट को माना जाता है। केरल की शांत घाटी, साइलेंट वैली इसी क्षेत्र में आती है, जो अपनी घनी वनस्पतियों और दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नदियों या जलाशयों में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रिवर और वाटर बॉडीज? ऑप्शन ए, एटीपी टेस्ट, बी, बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी, सीओडी टेस्ट, या डी, डीएनए टेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदियों एवं जलाशयों में जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बीओडी क्या है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग पानी में कार्बनिक कचरे के संदूषण को मापने के लिए किया जाता है। पानी में जितना अधिक प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन की मांग बीओडी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों, एशियाटिक लॉयंस के संरक्षण के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लॉयंस? ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या डी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है, गुजरात में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में है, राजस्थान में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, कर्नाटक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह एशियाई शेरों, एशियाटिक लॉयंस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। इसकी स्थापना 1965 में 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बीन मेड अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19, बी, अनुच्छेद 21 ए, सी, अनुच्छेद 32, या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 45। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए के तहत
भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 21 को 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल का संबंध किससे है? द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, बी पंचायती राज, सी भारत की आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में 14 भाषाओं को वर्णन किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी केवल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिराजे हिंद? सही आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर। जौनपुर जिले को भारत का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है। मध्यकाल में सरकी राजवंश के शासन के दौरान जौनपुर शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था, जिसके कारण सिराजे हिंद के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स व्यवसायिक स्तर पर क्या कहलाता है? व्हाट इज द कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉल्ड? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी पिस्सीकल्चर या डी विटिकल्चर। सही आंसर है ऑप्शन बी सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालन सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मछली पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत या मलबरी के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मछली पालन और विटिकल्चर अंगूर की खेती। नेक्स्ट है कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर चलाया गया पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कौन सा था? विच एनवायरमेंटल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन कर्नाटक ऑन द लाइन्स ऑफ द चिपको मूवमेंट? सही आंसर है ऑप्शन बी एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े। कन्नड़ भाषा में एपिको का अर्थ है गले लगाना या चिपकना। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का उनकी प्रतिशत मात्रा के अनुसार सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम आर्गन और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी की बात करें सर्वाधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और उससे कम ऑर्गन। या ऑप्शन डी सर्वाधिक ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन। इसमें आपको बताने सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है और उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम अवरोही क्रम में लगाना है।
अवरोही क्रम का अर्थ होता है अवरोही क्रम बढ़ते घटते हुए और आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ऑर्गन तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, आर्गन गैस। नेक्स्ट है मलेरिया। रोग किस परजीवी पैरासाइट के कारण होता है? इसका वाहक कौन है? मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट एंड ट्रांसमिटेड बाय व्हिच वेक्टर? सही आंसर है ऑप्शन बी। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है, मादा एनाफ्रीज मच्छर। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सिनकोना के पेड़ की छाल से इसकी दवा बनाई जाती है, कुनैन। नेक्स्ट है एक घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा होता है? द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन ऑलवेज। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट। घास के मैदान में उत्पादक अर्थात घास की संख्या सबसे अधिक होती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डे की संख्या कम होती है और शीर्ष उपभोक्ताओं बाज की संख्या सबसे कम होती है, जिससे पिरामिड सीधा बनता है। पिरामिड सीधा बनता है। एक पेड़ के तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल in which year was the famous Montreal Protocol signed to protect the ozone layer? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1987 को। 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल यह कनाडा का शहर है। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे ताकि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ओजोन क्षयकारी गैसों के उपयोग को रोका जा सके। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल यह ग्रीन हाउस गैसों के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, टिहरी डैम। द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, टिहरी डैम, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर एंड विच स्टेट? सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। भागीरथी नदी उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे लंबे बांध की बात करें तो यह हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज
नेशनल फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ क्या है? से आंसर है ऑप्शन बी 3:2, 3:2। भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके केंद्र में स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जिसका रंग गहरा नीला होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ग्लोबली फेमस फॉर ब्रासवेयर एंड नोन एज ब्रास सिटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से। मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ग्लास बैंगल्स के लिए। और कानपुर चमड़ा उद्योग लेदर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सोनार नामक उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है ताकि समुद्र की गहराई और डूबी वस्तुओं का पता लगाया जा सके? सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं या गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ये पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करके पानी के नीचे गहराई और बाधाओं का पता लगाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ से मापते हैं, सीस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण विधि द्वारा दूध को कीटाणु रहित करने के लिए उसे कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? इन द पाश्चराइजेशन प्रोसेस मिल्क इज हीटेड टू विच टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस? सही आंसर है ऑप्शन बी, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। लुई पास्चर द्वारा लुई पास्चर द्वारा विकसित इस विधि में दूध को या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है ताकि उसमें मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट है, केचुआ पालन या केचुए की खाद बनाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है जो जैविक खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है? द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थवर्म्स फॉर कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इज नोन एज? से आंसर है ऑप्शन ए, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केंचुए के उपयोग द्वारा कचरे को उच्च गुणवत्ता वाली खाद वर्मी कंपोस्ट में बदलने की प्रक्रिया है, जो कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये उपजाऊ बनाता है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पर्यावरण व्यवहार गतिविधियों और उनकी क्रमिक क्रमिक प्रगति का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो छात्र के काम का एक व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह होता है। उसकी प्रगति और योग्यताओं को समय के साथ दर्शाता है। यह प्राथमिक स्तर का आकलन का सबसे बेहतरीन साधन है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप या शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने का सबसे मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? What is the primary education benefit of organizing field trips in EVS teaching at the primary stage? सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रत्यक्ष अधिगम प्रदान करना। टू प्रोवाइड डायरेक्ट लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस। क्षेत्र भ्रमण जैसे चिड़ियाघर, पार्क, जल संयंत्र ले जाना बच्चों को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से सीधे जोड़ता है, जिससे सीखा गया ज्ञान स्थायी और अर्थपूर्ण होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु तरल अवस्था लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और पर्यावरण प्रदूषण के अध्ययन में भी पढ़ी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। लाइकेन, लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायु प्रदूषण के सबसे संवेदनशील जैविक सूचक बायो इंडिकेटर्स माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनते हैं। ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ता है, वह लाइकेन सूख जाते हैं या उगना बंद कर देते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे और हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए, भौतिक ऊर्जा फिजिकल एनर्जी, बी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, सी, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, डी, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा लाइट एनर्जी को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान और भारत के अन्य शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाई गई सीढ़ीदार कुआं को क्या कहा जाता है? What are the traditional step wells built in arid regions of Rajasthan for rainwater harvesting called? ऑप्शन ए, तालाब पोन्ड्स, बी, झील लेक्स, सी, कुआं वेल्स या डी, बावड़ी बोयली या स्टेप वेल्स बाउली या स्टेप वेल्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, बावड़ी। राजस्थान और भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के लिए सीढ़ीदार कुआं को बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी स्टेबल्स एक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसके नीचे तक पहुंचने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं। यह जल संरक्षण का एक प्राचीन और पारंपरिक तरीका है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सर्वाधिक सघनता के लिए प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश इन फेमस फॉर होस्टिंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है, एमपी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एमपी में है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चारों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, एमपी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बाघों की सघनता भारत में सबसे अधिक मानी जाती है। यह पार्क सफेद बाघों व्हाइट टाइगर के लिए ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट कोस्टल लाइन से अपनी सीमा साझा करते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर अ कोस्ट लाइन बाउंड्री विद द सी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट से सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी, जिसके अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने अनिवार्य हैं? इन विच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया मैंडेटिंग दैट
33% of the total land mass must be under forest cover. सही आंसर है ऑप्शन बी। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी, जिसके तहत देश के कुल भूभाग पर देश के कुल 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में, जिसके बाद 1988 में संशोधित किया गया इसे। इसके तहत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि के 33% हिस्से पर 33% हिस्से पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? Who is not included in the electoral college for electing the president of India? सही आंसर है ऑप्शन डी। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सही आंसर है ऑप्शन सी। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, कानपुर आदि स्थित है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोमती नदी पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुलर झील से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे उपयुक्त है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू बी द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, फैट, डी विटामिन। सही आंसर है ऑप्शन बी। मानव शरीर को इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, चीनी ये शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन उसे टूटने में समय लगता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे को किस नाम से जाना जाता है जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है? व्हाट इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स कॉल्ड? ऑप्शन ए प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, बी जैविक कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट, सी ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट, या ऑप्शन डी औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल सिलेज। सही आंसर है ऑप्शन सी ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा में सीसा, पारा और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। यदि इनका निपटान सही से ना किया जाए तो यह मिट्टी, भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है हैजा, कोला और पेचिस डिसेंट्री जैसी बीमारियां मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलती हैं? डिसीज लाइक कोला एंड डिसेंट्री आर प्राइमरली transmitted through which of the following mediums? ऑप्शन ए दूषित भोजन और पानी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मच्छरों के काटने से, मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, एयर पॉल्यूशन इनहेलेशन, ऑप्शन डी अनुवांशिक विकारों से, जेनेटिक म्यूटेशन से। सही आंसर है ऑप्शन ए दूषित भोजन और पानी से। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो मक्खियों के कारण दूषित
पानी और खुले भोजन में फैलता है। यह जल जनित वाटर बोर्न बीमारी है, जल जनित रोग है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी की मात्रा का प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर बढ़ते जाना क्या कहलाता है? द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स लाइक डीडीटी एट हायर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज। से आंसर है ऑप्शन बी, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक कीटनाशकों की सांद्रता जीवों के शरीर में ऊपर के स्तर पर जैसे बाज या इंसानों में सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये रसायन शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को पवन ऊर्जा का हब किस राज्य को पवन ऊर्जा का हब कहा जाता है? क्योंकि वहां पवन चक्कियां विंड मिल्स द्वारा सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है। विच स्टेट इन इंडिया लीड्स इन विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी एंड इज ऑफ्टन highlighted highlighted is non-conventional energy studies। सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का हब कहलाता है क्योंकि वह पवन चक्कियां द्वारा सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक तमिलनाडु में। भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में शामिल है। कन्याकुमारी के पास स्थित मुपंडल पवन फार्म भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया तक किस नदी पर बना हुआ है? नेशनल वाटरवे वन रनिंग फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया इज डेवलप्ड ऑन विच रिवर सिस्टम? सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा भागीरथी हुगली नदी। यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से गंगा नदी मार्ग के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर के रूप में किस संवत को स्वीकार किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शक संवत। भारत ने 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्यतः 22 मार्च लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। नेक्स्ट है ओणम, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक फसल कटाई का त्योहार है? ओणम इज मेजर कल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एक्सटेंसिवली इन विच सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल में ओणम मुख्य रूप से मनाए जाने वाले एक पारंपरिक फसल कटाई उत्सव है। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान प्रसिद्ध नाव दौड़ प्रसिद्ध नाव दौड़ जिसे बल्लम कली कहा जाता है प्रतियोगिता का आयोजन होता है। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है और ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। नेक्स्ट है जल निकायों लेक्स में फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल एल्गी का फैलना और ऑक्सीजन का खत्म होना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। जब खेतों की उर्वरक खेत का पानी बाहर तालाबों में जाता है तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये पानी की सारी ऑक्सीजन सूख लेते हैं जिससे जलीय जीव मछलियां मरने लगते हैं। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय या प्राकृतिक गतिविधि मृदा अपरदन सॉइल इरोजन
मिट्टी के कटाव को रोकने में सबसे अधिक सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग processes works most effectively to mitigate and prevent heavy soil erosion? से आंसर है ऑप्शन सी, वृक्षारोपण, वन लगाना। अ फॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में मजबूती से बांध कर रखती हैं, जिससे तेज हवा या भारी बारिश के पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बहने से बच जाती है। नेक्स्ट है कपास, कॉटन की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसे रेगोर भी कहा जाता है? Which type of soil, also termed Ragur soil, is globally best suited for cotton cultivation? से आंसर है ऑप्शन डी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी में जल सोखने और लंबे समय तक नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह दक्कन के पठार, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास के लिए सर्वोत्तम होने के कारण से ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को किन 3 क्षेत्रों में मिलाकर एकीकृत इंटीग्रेट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनसीए 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल को अलग न पढ़ाकर पर्यावरण शिक्षा के साथ जोड़कर एक विषय बनाया गया है। नेक्स्ट है कौन सी विषैली गैस मानव रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को पूरी तरह समाप्त कर देती है? विच टॉक्सिक गैस बिंड्स विद ब्लड hemoglobin much faster than oxygen, reducing oxygen delivery capabilities? से आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों और बंद कमरों में कोयला जलाने से निकलने वाली एक गंधहीन गैस है। इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा होती है, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है महासागरों के भीतर पाई जाने वाली मूंगा चट्टानों या कोरल रीफ को उनकी अत्यधिक जैव विविधता के कारण क्या नाम दिया गया है? से आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र के वर्षावन, री रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। कोरल रीफ या मूंगा चट्टानें हालांकि महासागरीय सतह का केवल 0.1% हिस्सा है, लेकिन ये 25% से अधिक समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं। इसलिए इन्हें समुद्र के वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी और अंडमान में मिलती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सूखे तालाबों को पुनर्जीवित करने वाले स्वयंसेवी संगठन तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? तरुण भारत संघ के संस्थापक। हु इज द फाउंडर ऑफ द एनजीओ तरुण भारत संघ, हु सक्सेसफुली revitalized dried lakes in Rajasthan and is popularly known as Waterman of India? जब भारत का जल पुरुष कहा जाता है वह व्यक्ति कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजन सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर राजन सिंह ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक जोहड़ मिट्टी के छोटे बांध बनवाकर जल संकट को दूर किया। उनके इस बेहतरीन सामाजिक कार्य के लिए उन्हें प्रसिद्ध रेमन मैक्सिस पुरस्कार, स्टॉकहोम बाटा प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों का स्कोर क्या रहा है।